डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। रीसेंट टाइम में आपने एक डेवलपमेंट देखा होगा कि भारत सरकार का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनते हुए नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट्स ओन थिंक टैंक नीति आयोग। कुछ दिन पहले हमने ये भी बात किया था कि भारत सरकार के जो इस साल रिलीज किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में भी जो सुझाव थे वो अलग थे और जो भारत सरकार कर रही है वो अलग है। मतलब भारत सरकार और भारत सरकार की जो थिंक टैंक्स हैं, जो भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उन सभी के बीच में एक कंसेंसस नहीं है। कुछ एक तरीके से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्लैशेस है। इसी का एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज में, जहां पे सरकार, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बनाई गई थिंक टैंक नीति आयोग, उसके जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने कह डाला कि इंडिया को आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करना चाहिए। अब जब इंडिया को ऑफर किया गया था आरसेप को, तो पीयूष गोयल ने कहा कि नहीं, भारत सरकार को लगता है कि आरसेप ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इससे इंडिया इकोनॉमी पे गलत इंपैक्ट पहुंचेगा। तो फिर नीति आयोग क्यों कह रही है उल्टा कि अब नीति आयोग कह रही है कि नहीं, हमें ज्वाइन करना चाहिए। भारत सरकार कह रही कि चाइना से एफडीआई को हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे अनंत नागेश्वरन, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे कि नहीं, हमें चाइना से एफडीआई को प्रमोट करना चाहिए। तो ये चल क्या रहा है, इसी को आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार क्या ऐसे कंपल्शन है, कहां पे सरकार के बीच में कंसेंसस नहीं बन पा रहा है और रियली इंडिया की इकोनॉमी कहां पे स्ट्रगल कर रही है और उस स्ट्रगल से हम कैसे आगे निकलें। इसके लिए कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से अलग अलग ओपिनियन है। वैसे अलग अलग ओपिनियन तो होने भी चाहिए। चाइना में ये तो पॉसिबल है नहीं, इंडिया डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है कि अगर कोई पर्सन ए कह रहा है, दूसरा पर्सन बी कह रहा है, and then we get the result C, which is better than A and B. That is why democracy, free speech makes the society progressive. So इस तरीके के difference of opinion आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। ये बताता है कि नीति आयोग at the end independent है। बहुत लोग तो ये भी कह देते कि नीति आयोग is the puppet of government of India, but नीति आयोग ने अपने इंडिपेंडेंस को भी दिखलाया। So that is anyways a good thing, but क्या है ये पूरा मामला, इसको समझेंगे। बट सबसे पहले आप ये समझ लें आरसेप है क्या। आरसेप दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं 10 आसियान कंट्रीज हैं। इसके अलावा चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है। 15 कंट्री मिलके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और इसी को कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है। इंडिया भी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन इंडिया इससे बैकआउट कर गया। क्यों किया, क्या वापस से करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट हो रहे हैं एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। सो डोंट फॉरगेट, प्लीज ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ एसएप। करोल बाग के डिटेल्स, मुखर्जी नगर के डिटेल्स, प्रयागराज और पटना के डिटेल्स आपको चारों यहाँ पे मिल जाएंगे। अनअकैडमी इस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ये सारे कोर्सेज को प्रोवाइड कर रही है। आप इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ, अब इंडिया ने आरसेप को क्यों रिफ्यूज किया, इसके प्राइमरली 5 मेजर रीजन है। पहला, इंडिया को अभी डर लगा कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करते हैं और वैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिसमें चाइना भी एक मेंबर है, तो आने वाले टाइम में चाइना के गुड इंडिया के मार्केट में डंप हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बहुत समझ के करती है, बहुत कॉशियसली करती है, लेकिन अगर इंडिया आरसेप को ज्वाइन करती, मतलब इंडिया का चाइना के साथ भी फ्री ट्रेड हो जाता, जिसकी वजह से चाइना के बहुत सारे गुड्स इंडिया के मार्केट में इन्फिल्ट्रेट करते, जिससे इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स कर सकता था। सेकंड, इंडिया के 2 बहुत बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और एक उसी के अंदर कह लो आप डेयरी सेक्टर। इसको बचाना था। आपको पता है कि इंडिया इस समय वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, दूध का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया करता है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी देखा जाए, काउ पर मिल्क पर यूनिट काउ, वो सिग्निफिकेंटली कम है इंडिया का एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
तो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से आता तो इंडिया के क्या डेयरी फार्मर्स कंपीट कर पाते? और एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बैकबोन। डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। डेयरी का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है उससे फार्मर्स का इनकम बढ़ा है। तो अगर आरसेप में आते तो हमारा डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता था। सर्विसेज सेक्टर, इंडिया का आपको पता है कि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा था और इंडिया हमेशा से चाह रहा था कि आरसेप में फ्री ट्रेड गुड्स में भी हो और फ्री ट्रेड सर्विसेज में भी हो, लेकिन इन कंट्रीज का ज्यादा प्रायोरिटी था गुड्स के ऊपर। इंडिया चाह रहा था कि सर्विसेज सेक्टर के ऊपर भी हम लोग इक्वली फोकस करें। प्रोफेशनल मोबिलिटी इशू, आपको पता है कि इंडिया के जो यंग लोग हैं वो हर जगह काम करते हैं बिकॉज इंडियंस लर्न इंग्लिश और इंडिया के पास आज वो स्किल है तो वो बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। तो इंडिया चाह रहा था कि हम लोग ठीक है आरसेप को ज्वाइन करें, लेकिन आरसेप में प्रोफेशनल मोबिलिटी के ऊपर भी हमें लिबरलाइजेशन करना चाहिए, मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए, सो दैट अगर इंडियन काम करना चाहते हैं आसियान में, इंडियन काम करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन काम करना चाहते हैं जापान में, सो दैट इज ईजी। बिकॉज इंडिया को पता है कि आने वाले टाइम में उसको अगर अपने एम्प्लॉयमेंट को देना है तो इंडिया डोमेस्टिकली एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है। इंडिया को बाकी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करके इंडियन मूव प्रोफेशनल्स को बाहर भी एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास करवाना चाहिए। चौथा रीजन है कि इंडिया हमेशा से आरसेप में एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म चाह रही थी कि सपोज मान लीजिए कल को चाइना के साथ हमारा जो चाइना का इंपोर्ट इंडिया में है वो अचानक बढ़ जाता है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो अब उस अचानक बढ़ते हुए चीज़ को रोकने के लिए आरसेप के अंदर इंडिया चाह रहा था कि एक मैकेनिज्म हो जिससे अगर एक गुड का किसी कंट्री से इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है तो उस गुड के ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया जाएगा, सो दैट वो गुड का ट्रेड रोका जा सके। बिकॉज अगर आप उसको नहीं रोकोगे तो आपकी खुद की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हो जाएगी। तो इस ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म के ऊपर आरसेप के अंदर सहमति नहीं बन पाई। और पांचवा है कि इंडिया का इन सारे कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एक ट्रेड डेफिसिट है और आने वाले टाइम में यह भी कहा जाता है कि अगर इंडिया ज्वाइन करती है आरसेप को तो हमारे ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, आसियान, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। अब इसके अलावा एक और एग्रीमेंट है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम आरसेप वाले कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज नहीं है सच एज चाइना, कुछ कंट्रीज एक्स्ट्रा हैं सच एज कनाडा, मैक्सिको, पेरू एंड चिली। तो CPTPP ये भी आज एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। इंडिया ने आरसेप को भी ज्वाइन नहीं किया है, CPTPP को भी ज्वाइन नहीं किया है, और ये इसीलिए ज्वाइन नहीं किया है बिकॉज एस जयशंकर और भारत सरकार की इन जनरल ये पॉलिसी है कि पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट इंडिया को लॉस हुआ है बिकॉज पुरानी सरकार हड़बड़ा के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे एंटर कर देती थी बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए इंडिया की जो इस समय की गवर्नमेंट है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है बट इट वॉन्ट्स टू डू इट इन वेरी कैलिब्रेटेड मैनर। इसलिए इंडिया ने यूएई के साथ FTA किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA किया है और बाकी कंट्रीज के साथ भी FTA की बातचीत कर रही है। बट इंडिया का कहना है कि हम पुराने तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं कि जस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है तो हम किसी के साथ भी कर लें, बिकॉज वो एरा खत्म हो चुका है। आज हमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कैलिब्रेट करना ज़रूरी है और इसीलिए इस तरीके से आंख बंद करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब लेकिन इसके अगेंस्ट जो नीति आयोग के CEO हैं उन्होंने कह डाला कि इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ आरसेप एंड इंडिया शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ CPTPP। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया को ये इसीलिए करना चाहिए बिकॉज इंडिया ने China + 1 अपॉर्चुनिटी को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया है। बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल रहे हैं लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, वो वियतनाम में जा रहे हैं, वो इंडोनेशिया में, मलेशिया में, टर्की में, मैक्सिको में। ये इसीलिए है बिकॉज इंडिया अभी भी एक्सटर्नल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। इंडिया अपने इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटेड रखी है, बाहर की इकॉनमी के साथ लिंक नहीं की है। और यही सेम चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है। तो एक तरीके से इनका ये कहना है कि एक
अगर हमें चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है तो हमें अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा बाहर की इकॉनमी के साथ लिंक करना होगा। और दूसरा, अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर में टैरिफ को नहीं रिड्यूस करोगे तो आने वाले टाइम में और प्रेशर बन सकता है, बिकॉज ट्रंप जो है वो इंडिया के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक की इस साल की रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया इकॉनमी इस समय ब्राइट स्पॉट पे है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक चीज इंडिया को इमीडिएटली करना चाहिए, वो है अपने टैरिफ बैरियर्स को कम करना चाहिए, तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगा और तभी इंडिया में जॉब क्रिएशन हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही चीज़ कहा कि हमें अपने एक्सटर्नल सेक्टर को लिबरलाइज करना चाहिए, खासकर जिस तरीके का रेस्ट्रिक्शन हमने चाइना के एफटीआई के साथ लगा रखा है उसके ऊपर भी हमें पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग, ये तीनों का ये कहना है कि इंडिया डोमेस्टिक सेक्टर में तो रिफॉर्म लाई है, अब अगला रिफॉर्म जो हमें लाना चाहिए वो है एक्सटर्नल सेक्टर में, तभी हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जहाँ पे मैक्सिमम जॉब क्रिएशन होगा, उसको करेंगे। और इनकी मजबूरी भी है। आप देखिए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% प्राइम मिनिस्टर मोदी का टारगेट था 2025 तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% कर देंगे, लेकिन एफवाई 2024 तक हमारा केवल वो मात्र 17.3% है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिला है और इन लोगों का ये कहना है कि हमें इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये उपाय है कि हम कितना ज़्यादा अपने इकॉनमी को दुनिया के साथ इकॉनमी इंटीग्रेट करें। अगर हम अपना एक्सपोर्ट का बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को ओपन करना होगा, सो दैट हमारे कंपनीज बाहर के कंपनीज के साथ compete करें, तभी इंडियन कंपनीज जो हैं वो इनोवेट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, क्वालिटी अपग्रेड करेंगे, तभी हम बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसीलिए इन लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि डोंट स्टे बैक, प्ले एग्रेसिव, लेट योर इंडियन कंपनीज compete विद ग्लोबल। इसलिए टैरिफ घटाओ, ओपन सेक्टर को लिबरलाइज करो, इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ब्लॉक को ज्वाइन करो। गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज इन एफटीए से हमें और ज़्यादा नुकसान होता है। हमें अपने लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। आपके हिसाब से दोनों में बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।